लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश। तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि वो जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वो आपने डाउनलोड कर लिया है अपने मोबाइल में या नहीं? हेलो। स्मार्ट स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर मैंने डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड कर रखा है ना, ठीक है। यस सर। अब एक बार मैं जरा डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ खुद से, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपसे भी एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभी। ठीक है। हम्म। तो अब मैं स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर खोलता हूँ अपने मोबाइल में, और ये ऐप कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल यही है। हाँ। तो सबसे पहले आपको राइट साइड में जहां पे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है टोपी पहने हुए, ठीक है? हम्म। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी जो करना है मैं करूंगा, आपसे थोड़ी देर में करवाऊंगा। ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ अभी तो। हाँ, तो जहां पे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है अभी, वहां पे आपको एक ब्लैंक हम्म। स्पेस, खाली स्पेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? और जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, सबसे ठीक है। पहले आपको अपना नाम लिखना है, और नीचे वहां पे अपना डेजिग्नेशन लिखना है। यहाँ पे जैसे मैं अपना डेजिग्नेशन जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर। हम्म। ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे डालोगे LIC, LIC नहीं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, LIC एजेंट ठीक है। मत, LIC एजेंट नहीं डालना है, ठीक है? इंश्योरेंस कंसल्टेंट। जहाँ पे एड्रेस वाला कॉलम लिखा हुआ है एंटर एड्रेस, वहां पे आप डाल सकते हो LIC ऑफ इंडिया, ठीक है? ठीक है। चलिए। अच्छा, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कह सकते हैं संदेश है, नोटिस है कि ये जो मीटिंग है 40 मिनट की ऑटोमेटिक मीटिंग होती है जूम पे। 10 मिनट टाइम ओके हमारा ठीक है। बचा हुआ है अभी, 10 मिनट टाइम बचा हम्म। हुआ है। 10 मिनट बाद हो सकता है बात करते करते मीटिंग अपने आप खत्म हो जाए, ठीक है? तो हाँ, रिज्वाइन जै, करना पड़ेगा मैं। तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके, नो इश्यू। फिर नीचे जहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है वहां पे एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। चूंकि अभी आपका एक्सपीरियंस हम्म। नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधे डाल दो न्यू दिल्ली, या ऑफिस एड्रेस डाल सकते हो, ऑफिस। कनॉट प्लेस डाल सकते हो,
हम्म। ये सारी चीजें आपको पता है, आप ये सब कर लोगे मुझे मालूम है, पर फिर भी मैं एक बार बस बता रहा हूँ। उसके नीचे आप अपना ईमेल आईडी और उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपना पर्सनल वाला डालना होगा ना सर? पर्सनल वाला बिल्कुल, ठीक है। या फिर एलआईसी के ठीक है। काम के लिए, या फिर एलआईसी के काम के लिए या इंश्योरेंस के काम के लिए अगर आप कोई और मोबाइल नंबर यूज करना चाहते हो तो वो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ सेपरेट कर लूँ वो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे मैंने जो इस मोबाइल ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने से कुछ फायदे मिल जाते हैं, लेकिन अभी आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री वाला सब्सक्रिप्शन है। तो फ्री वाला सब्सक्रिप्शन से भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में अगर लगेगा हम्म। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अब यहाँ पे सामने आपको वो दिखाई दे रहा है वही मैं प्लान। देख रहा सर, आपका जो ऐप है ना, आपका जो ऐप है उसमें लिख के आ रहा है प्रीमियम एक्सपायरी डेट 30/1/2023। मैं वही सोच रहा कि मेरे वाले में लिख के नहीं आ रहा है। मैं सोच हाँ रहा था आपने वो क्लियर कर दिया अब। मैंने प्रीमियम ले रखा है, और इसमें जो एक्सपायरी सर। डेट लिखा हुआ है वो कुछ गलत लिखा हुआ है, लेकिन मेरा अभी आगे और समय तक चलने वाला है क्योंकि 30 जनवरी तो जा चुका है, ठीक है। हम्म। अब आते हैं ऐप के ऊपर, सबसे आगे आप सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्लान प्रेजेंटेशन, ठीक है। यस सर। तो प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एलआईसी के अलग अलग प्लान को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अब हाँ। जैसे सबसे पहले ऊपर जो कैटेगरी बनी हुई है वो बनी हुई है एंडाउमेंट प्लान्स। हम्म। और एंडाउमेंट प्लान्स के बारे में आपको हमने बताया था कि क्या होता है एंडाउमेंट, ठीक है। बंधुआ। बंधुआ एकदम पैसा, मतलब पैसा जो देने वाला होता है मामला, जो बाद में अच्छा बंदोबस्ती। खासा पैसा मिले। बंधु बंदोबस्ती। बंधुआ नहीं, बंदोबस्ती। हाँ। जी सर। जैसे उसके अंदर प्लान्स लिखे हुए हैं, अगर एक एक करके पढ़ना शुरू करें। न्यू एंडाउमेंट 914, जीवन हाँ। आनंद 915, सिंगल हम्म। प्रीमियम एंडाउमेंट 917। हम्म। उसके बाद जैसे आधार स्तंभ 943, जीवन लक्ष्य 933, 43। ठीक है। हम्म। ये जो नंबर लिखे हम्म। हुए हैं 914, 915, 917, ये हर प्लान का कोड नंबर कहलाता है। ये हर प्लान का एलआईसी में कोड नंबर है। ठीक है। जैसे हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो हर ट्रेन का कोड नंबर होता है, ठीक है। हाँ। तो हम्म। ट्रेन का पूरा नाम लेने से अच्छा है कि हम कोड नंबर से में बात करें तो वो जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। तो ओके। वैसे ही हमें, जब हम एलआईसी में प्लान्स के बारे में चर्चा करते हैं तो कोड नंबर से चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे 915 का मतलब जीवन आनंद, जीवन आनंद। 933 का मतलब जीवन लक्ष्य, ठीक है। हम्म। तो इसी तरह से और हम्म। प्लान है। अगली जो कैटेगरी सामने आपको दिख रही है होल लाइफ प्लान, ये जीवन उमंग प्लान है। होल लाइफ का मतलब हुआ कि पूरे जीवन भर जो प्लान चल रही, मतलब ये प्लान ऐसा प्लान हम्म। है जो व्यक्ति के 100 साल की उम्र तक चलता है। अब इसके अंदर जो डिटेल्स और है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊं। फिर जो कैटेगरी यहाँ बांटी गई है वो है मनी बैक प्लान्स की। हम्म। मनी बैक प्लान्स में मतलब ऐसे प्लान है जिसमें बीच बीच में पैसा कस्टमर को मिलता है। ओके। ऊपर जो प्लान है एंडाउमेंट प्लान, उसमें क्या है, कस्टमर को पॉलिसी के समय जब खत्म हो जाता है उसके बाद लास्ट में पैसा मिलता है। एक साथ। हाँ, एक साथ पैसा मिलता है। और इसमें क्या है कि मनी बैग में बीच बीच में भी पैसा मिलता है और लास्ट में भी पैसा मिलता है, ठीक है। अभी बस ऊपरी सतह करेक्ट। छू रहा हूं मैं, अभी मैं आपके जो इंश्योरेंस का ज्ञान है उसकी बिल्कुल पहली लेयर को टच कर रहा हूँ। पहली लेयर को ही अब हम्म। आज टच करूंगा, ज्यादा अंदर नहीं जाने वाला हूँ मैं आज, ठीक है। चाइल्ड प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स में का मतलब नाम से ही पता चलता है कि बच्चों के लिए प्लान है। बच्चों के लिए प्लान है। टर्म प्लान्स, टर्म प्लान का मतलब मैंने आपको समझाया था कि टर्म प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद ही उसके परिवार के किसी सदस्य को पैसा मिलता है।
व्यक्ति के जीवित रहने पे उसको पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हेल्थ प्लान में हमारे पास 2 प्लान है, आरोग्य रक्षक प्लान और कैंसर कवर प्लान, 905 और 906। 905 का ठीक है। मतलब 905 का मतलब क्या हुआ? कैंसर कवर। गुड। और आरोग्य रक्षक का मतलब हुआ 906। 906। उसके बाद LIC में पेंशन से संबंधित भी प्लान है कि कस्टमर को एक रेगुलर अमाउंट जीवन भर मिलता रहे पेंशन के रूप में। तो उसके लिए हमारे पास जीवन शांति प्लान है 858 नंबर, PMVVY 856 नंबर। PMVVY का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना, ठीक है। उसके ओके। बाद आता है जीवन अक्षय 7, जीवन अक्षय 7 857, और उसके बाद आता है सरल पेंशन 862। ठीक है। अगली कैटेगरी है यूलिप प्लान्स की। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसियां जो हैं वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से संबंधित होती हैं। ये पॉलिसियां म्यूचुअल फंड से मिलती जुलती पॉलिसियां हैं। जब इस पे डिटेल में मैं जाऊंगा तो आपको फिर समझाऊंगा, ठीक है। मतलब ठीक है। किसी कस्टमर को अगर म्यूचुअल फंड में या मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो इस तरह की पॉलिसी ले सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो 3 कैटेगरी है वो हमारे लिए नहीं है, वो अलग वो अलग किसी और के लिए है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक हम इतने प्लान्स बेच सकते हैं। तो जितने प्लान मैंने आपको बताया टोटल 35 प्लान्स हो गए LIC में। ओके। ठीक लेकिन है। ये 35 प्लान्स जो है इनके अलावा हम 2 या 3 प्लान को एक साथ मिला के कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। जैसे आपने हम्म। मैकडोनल्ड्स में या मैकडी वगैरह में बर्गर वगैरह खाया होगा, ठीक है। हम्म। हम्म। तो उसमें जब आप जाते हो काउंटर पे, तो जो मैकडी वाले होते हैं वो बोलते हैं भाई कि सर आप बर्गर आपने बर्गर ऑर्डर किया, आपने ये ऑर्डर किया, आपने वो ऑर्डर किया, लेकिन हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा कॉम्बो है। आप अगर ये कॉम्बो लोगे तो आपको अलग मील अलग चीजें मील खाने को बोलते हैं मिलेंगी। वो, उसको कहते हैं मील। मील मील हाँ हाँ, आपका पूरा एक मील करते हैं सर। हाँ हाँ। हाँ, मील कॉम्बो, राइट सर। ठीक है। तो उसी तरह से LIC में भी अलग अलग प्लान्स का कॉम्बो बनाते हैं हम लोग। वो कॉम्बो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले समय में। और वो कॉम्बो इस क्यों बनाते हैं, वो कॉम्बो इसलिए बनाते हैं कस्टमर की जो जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए। कस्टमर के नीड के हिसाब से उसको हम प्लान देने के लिए कॉम्बो बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये तो होगी थोड़ी सी एक चर्चा कि LIC में कौन कौन सा प्लान अवेलेबल है। अब मैं आपको हम्म। इस सॉफ्टवेयर को चलाना सिखाना चाहता हूँ। तो चलाने के ठीक है। लिए सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं। और इस प्रैक्टिकल में आपने जिस लड़के से पॉलिसी की बात करी उसी हाँ का हाँ। प्रैक्टिकल एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी कस्टमर के लिए अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है या प्रीमियम कैलकुलेशन करना है तो सबसे हम्म। पहले उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? एज 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 ऑफ प्रूफ। सब, बोला तान्या। हाँ, उसका जो है हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है यहाँ जो मैं बताना चाह रहा था, वो उसका हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ कहीं से भी मिलता हो, किसी भी एज प्रूफ से मिलता हो, चाहे वो, मेरी आवाज क्लियर है ना? एक बार मैं कंफर्म करना हाँ, चाहता क्लियर आ रही है। हूँ। हाँ, तो एज प्रूफ कहीं से भी मिलता हो, वो एज प्रूफ हमें चाहिए। तो पहले ये बताइए कि ठीक। आपको आपके पास उस व्यक्ति का उस लड़के का एज प्रूफ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है? हाँ, दे रखा, लेकिन मैं अपना ही प्रैक्टिकल अपने ऊपर ही कर लेता हूँ सर अभी। चलिए तो आपके ऊपर कर लेते हैं। तो मैं अभी आपके सामने ही, जैसे आप मेरे कस्टमर हो, अब मैं आपका एजेंट हूँ और आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है। तो मैं आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछूंगा। हम्म। तो अब प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मैं पॉलिसी जो चुनना चाहता हूँ वो है 914 नंबर।
आपके सामने न्यू एंडाउमेंट, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। न्यू एंडाउमेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ऊपर ठीक लिखा है। हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है न्यू एंडाउमेंट, उसके बाद डेटा एंट्री लिखा हुआ है, और सबसे पहले कस्टमर का नाम। तो मैं यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम डाल रहा हूँ, मिस्टर राम सेवक। राम सेवक त्यागी, ठीक है। उसके बाद नीचे ठीक है सर। एक कैलेंडर सा जैसा बना हुआ है, तो उस कैलेंडर पे हम क्लिक करेंगे। कैलेंडर दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ। हाँ सर, दिख रहा है, उसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब उस कैलेंडर पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह स्क्रीन पे आ जाएगा तुम्हारे। हम्म। अब यहाँ से सबसे पहले जो ऊपर 2023 लिखा हुआ है जहाँ पे, उसके हाँ। ऊपर हम क्लिक करेंगे, और उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ईयर आ जाएगा, साल आ जाएगा। अब आप अपना, 1993। तो आप, हाँ, कस्टमर से पूछ के हम उसका साल एंटर करेंगे। साल एंटर करने के बाद महीना एंटर करेंगे। महीना कौन सा है? अक्टूबर। तो हम ये जो साइड वाला जो बटन बना हुआ है उससे हम अक्टूबर में जाएंगे, हम्म। और अक्टूबर में जाने के बाद जो डेट है उस पे हम क्लिक करेंगे। डेट कौन सा है? 7। 7। तो 7। 7 अक्टूबर 1993 यहाँ पे एंटर हो गया, और जैसे ही 7 हम्म। अक्टूबर 1993 मैंने एंटर किया, आपकी एज यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट होके आ गई 30। हम्म। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही प्रेजेंटेशन बनाना है, क्योंकि कई बार कस्टमर अपना उम्र बताता है, लेकिन ये इंसानी नेचर है कि व्यक्ति अपना उम्र कम ही बताता है हमेशा, और उसका जो नुकसान हाँ। है वो एजेंट को, उसका नुकसान एजेंट को कैसे होता है? वो ऐसे नुकसान होगा एजेंट का कि व्यक्ति अपनी उम्र कम बताएगा, तो कम उम्र के हिसाब से जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, और जब आप पॉलिसी लॉगिन करने ऑफिस में दोगे, एलआईसी ऑफिस में दोगे, तो उसकी एक्चुअल उम्र के हिसाब से उसका प्रीमियम बढ़ ज्यादा हो जाएगा। तो जो अंतर होगा, डिफरेंस, वो कस्टमर फिर नहीं हम्म। देता है, वो हमें अपनी जेब से भरना पड़ता है, ठीक है। सही कह रहे हैं, वो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए हम आपको ये अपने अनुभव से बताते हैं, ठीक है। ठीक है। अब उम्र हो गया, अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट टर्म। टर्म का मतलब कि हाँ। कितने समय की पॉलिसी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे सेलेक्ट टर्म लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है 12, 12, 12। और 12 के आगे एक ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। तो हाँ, ड्रॉप डाउन दिख रहा है। ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे टर्म आ जाएगा, 12 साल से लेके 35 साल तक इस पॉलिसी को हम दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, यानी 12 साल से लेकर 35 साल तक। हाँ। अब ये ये चीज मैं आपको एक बार यहाँ पे एक बार समझाना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को जब आप पॉलिसी दोगे, तो आजकल यंग जनरेशन जो है उसको ये लगता है कि कम से कम समय की पॉलिसी नहीं, लंबी पॉलिसी लेने से लोग थोड़ा डरते हैं। हम्म। तो उसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा आपको। क्या प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। मान लीजिए 12 साल का टर्म मैंने अपने कस्टमर को दिया। अब आप उस कस्टमर से पूछोगे कि सर आप 12 साल बाद, दो सवाल पूछोगे आप। यहाँ पे सम हम्म। एश्योर्ड लिखा हुआ है नीचे, हम्म। उसके आगे प्रीमियम लिखा हुआ है, हाँ। उसके आगे लिखा हुआ है मैच्योरिटी। ठीक है। सम एश्योर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, और कस्टमर के सामने टेक्निकल टर्म बोलने से हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि कस्टमर को टेक्निकल टर्म नहीं पता है, ठीक है। तो हम ठीक है। कस्टमर से दो सवाल पूछ सकते हैं। पहला कि सर आप सालाना बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कितना प्रीमियम दे सकते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। हम्म। दूसरा सवाल ये हम्म। पूछ सकते हैं कि सर आप 12 साल बाद कितना अमाउंट चाहते हो कि आपको
पॉलिसी के अंत में मैच्योरिटी में मिले। ठीक है, तो इन मिले, दो राइट। हाँ, तो इन दो ऑप्शंस के हिसाब से आप कस्टमर के लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अब मान लीजिए जो मेरा कस्टमर है राम सेवक त्यागी, उसने मुझसे बोला कि मैं चाहता हूं कि 12 साल बाद मुझे 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट में लिख दिया 20 लाख रुपए। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि अगर आदमी के लिए पॉलिसी बना रहे हो तो आदमी का इमेज लगा सकते हो, अगर औरत के लिए पॉलिसी बना रहे हो तो वुमन का इमेज लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। बच्चे के लिए पॉलिसी बना रहे हो तो बच्चे का यहाँ पे इमेज लगा सकते हो। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे आदमी की पॉलिसी बना ठीक रहा है। हूँ तो मैंने आदमी का इमेज लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और पहले से यहाँ पे एक ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एडी एंड डीबी। एडी एंड एडी डीबी, एंड डीपी। एडी एंड डीबी का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। यानी ओके। यानी एलआईसी की पॉलिसीज में अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की, या डिसेबिलिटी से, यानी अगर किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से वो विकलांग हो गया, डेथ नहीं हुई लेकिन विकलांग हो गया, तो विकलांग होने के केस में भी एलआईसी की तरफ से काफी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये वाला बेनिफिट कस्टमर को हमेशा देना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हम टिक लगाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सी चीजें दी हुई हैं, लेकिन जब इसका उपयोग आएगा, यूज आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे CIR का मतलब होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। किसी क्रिटिकल बीमारी के टाइम पे कस्टमर को अगर कुछ हो जाए तो उस केस में एलआईसी की तरफ से पैसा मिल जाता है उसके इलाज के लिए। तो ये वाला बेनिफिट भी आप कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये दिखाएगा कि कस्टमर मेल है या फीमेल है, वो हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। और क्रिटिकल इलनेस राइडर में कितना अमाउंट आप देना चाहते हैं, मतलब अगर कस्टमर की किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होती है, तो ऐसे में उसको कितना अमाउंट आप देना चाहते हो कि इलाज के लिए मिल जाए, तो हम अपनी तरफ से 5 लाख 10 लाख कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा भी ठीक है। एलआईसी की हर पॉलिसी में उपलब्ध है। उसके अलावा टर्म राइडर, PWB, ये सब चीजें मैं अब आने वाले समय में आपको बताऊंगा। फिलहाल ठीक के है। लिए आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट वाले कॉलम में क्लिक कर सकते हैं। अब कस्टमर कौन से टैक्स के दायरे में आता है, 5% वाले दायरे में आते हैं, 20% वाले में आता है, या 30% में आता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अब टैक्स में के बारे में भी थोड़ा 5% समझ में। हाँ, पूछो सर पूछो पूछो। सर इसमें समझ में नहीं आया, टैक्स बेनिफिट मतलब 0%, 5%, हम कैसे मतलब बोलेंगे कस्टमर को किस दायरे में आप आते हैं? टैक्सेशन के बारे में तुमने MBA में पढ़ाई करी होगी कि टैक्सेशन कैसे निकालते हैं या टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कभी पढ़ा है इसके बारे में? हाँ मतलब जैसे क्राइटेरिया होता है कि 0 से 5 लाख तक, मतलब 5 लाख रुपया 0% रहेगा, उससे ऊपर 5% रहेगा, उसी वही क्राइटेरिया है क्या? उसी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी अभी रिसेंटली जो बजट पास हुआ था फरवरी में, तो बजट में नया टैक्स का कुछ नियम लागू हुए हैं, तो उसके वो जो नए नियम लागू हुए हैं उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ अगले शनिवार को। कल भी एक मीटिंग हुई ठीक थी है। शनिवार को। हर शनिवार को शनिवार पाठशाला नाम से 9:30 से 10:30 एक मीटिंग होती है, तो ठीक है। उसमें बहुत से लोग आते हैं। पूरे LIC ऑफिस जो हमारा है उसके लगभग 500 से ज्यादा लोग उसमें होते हैं। तो अगली जो हम्म। शनिवार को मीटिंग होने वाली है उसमें मैं टैक्स बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ठीक है। अगर किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाओगे तो अलग से बता दूँ। तो कस्टमर को खुद पता होता है कि वो कौन से दायरे में आ रहा है। अगर कस्टमर को नहीं पता है तो आप
क्योंकि फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, तो आप जब उससे पूछोगे कि आपकी इनकम सालाना कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से दायरे में आता है। हम्म। तो मान लिया कि मेरा जो कस्टमर है राम सेवक त्यागी, वो 5% वाले क्राइटेरिया में आता है। तो हम्म। इस वाले बॉक्स को क्लिक करने का फायदा ये होता है कि प्रेजेंटेशन में अभी मैं दिखाऊंगा कि ये दिखा दिया जाएगा कि कस्टमर को टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा इस पॉलिसी। हाँ। सेटलमेंट ऑप्शन उसके नीचे लिखा है, वो क्या होता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है, कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमर को पॉलिसी कराने से पहले मेडिकल कराना पड़ता है। तो पॉलिसी कराने से पहले अगर मेडिकल कराना है या नहीं कराना है, वो भी इस प्रेजेंटेशन में आ जाता है, अगर हम इसमें सारी चीजें क्लियरली डाल दें। तो इसमें पहला कैटेगरी है कि कस्टमर मतलब एम्प्लॉयड है, मतलब नौकरी करता है या बिजनेस करता है, या कोई प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर है या वकील है या चार्टेड अकाउंटेंट है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे तुम्हारे केस में हम्म। एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन लागू होगा। ठीक है। इनकम की कैटेगरी, ठीक उसके है। नीचे उसके नीचे आती है इनकम की कैटेगरी। इनकम साल का 10 लाख से ज्यादा है या 10 लाख से कम है, तो उसके अनुसार यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ ठीक है। कि यहाँ पे 2.5 लाख से 10 लाख के बीच वाला इनकम है अगर है, तो हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हाँ। हैं। एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, या हाई स्कूल है या इंटर है, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो आपके केस में पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। ठीक है। ये डालने का फायदा ये होता है कि आ, सब चीज सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि कस्टमर को कौन सा डॉक्यूमेंट हम्म। देना है, कौन सा नहीं देना है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, राइट सर। उसके नीचे शो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस पॉलिसी में कितना परसेंट का रिटर्न है। ठीक है। तो ओके, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हर बार क्लिक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, जब कस्टमर बहुत जानकार होता है हमारे सामने वाला, जिसको कंपाउंड हम्म। इंटरेस्ट के बारे में या मार्केट के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी होती है, और वो हम्म। चाहता है और वो चाहता है कि अ, हमें दिखाओ कि इस पॉलिसी में कितना रिटर्न है, तभी इस हम्म। बॉक्स को क्लिक करना है, वरना इस बॉक्स को क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान जो है वो कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है। हाँ, सही है, हाँ। सही है, सही बोल रहे उसके बाद नीचे कैलकुलेट वाला ऑप्शन पे सीधे हम क्लिक करेंगे, और जब कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हैं। तो कस्टमर को 15-20 लाख रुपए मेच्योरिटी मिलने के हिसाब से सारा कैलकुलेशन आ जाएगा कि कितना रुपया कस्टमर को महीने में या साल में प्रीमियम पे करना है। तो वो दिखाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि इस अभी तक जितनी चीजें मैंने बोली हैं, क्लियरली समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? हाँ, क्लियर है। क्लियर है, कुछ आपने वो छोड़ दिए हैं, वो बाद के लिए, वो बाद में ही पूछूंगा उन चीजों पे। वो छोड़ा है मैंने, वो छोड़ना जरूरी है इसलिए छोड़ा है ना। राइट राइट। हम्म। तो आगे बढ़ता हूं मैं। और ओके। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे ऊपर तुम देख रहे होगे एक पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर पीडीएफ। हाँ, दिया हुआ है। तो कस्टमर को पॉलिसी अगर शेयर करना है, तो उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और शेयर करने के लिए हम व्हाट्सएप का सहारा लेंगे, और व्हाट्सएप से वो चीज़ हम शेयर कर देंगे। अभी मैं आपके पास वो शेयर कर रहा हूँ, आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। देख लो व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, और तुमको ये गया पॉलिसी। ठीक है। अब इस पीडीएफ को जो बिल्कुल बिल्कुल सर। ये अब इस पीडीएफ को जैसे ही आप ओपन करोगे, तो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन बढ़िया सा आपको दिखाई देगा। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर? न्यू एंडाउमेंट प्लान 914-12-12। 914-12-12 इसका क्या मतलब है, हो सकता है आप बताइए। आ 12 साल के लिए हम ले रहे हैं, इस वजह से 914 वाले प्लान है हमारा।
12 साल के लिए लिया है हमने, और 12 जो लास्ट है उसका पता नहीं है वो कैसे है। पहला जो नंबर है 914, उसका मतलब है न्यू एंडोमेंट प्लान, उसका कोड नंबर है 914। हाँ उसके बाद जो 12 लिखा हुआ है, पहला 12 जो लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि 12 साल में पॉलिसी मेच्योर होगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा वाला जो 12 है, उसका मतलब है कि 12 साल तक प्रीमियम कस्टमर को देना है। हम्म। उसको हमारी भाषा में बोलते हैं प्रीमियम पेइंग पीरियड। ठीक ठीक है। है। ये 12 12 दो बार लिखने का मतलब यहाँ पे ये है, किसी किसी प्लान में, अभी आने वाले समय में जब और प्लान्स मैं आपको बताऊंगा, किसी किसी प्लान में मैच्योरिटी का टर्म ज्यादा होता है लेकिन प्रीमियम देने का समय जो है कम होता है। ठीक है। ओके ओके ठीक है। जैसे हमारे पास एक प्लान है, उसमें 25 साल तक प्रीमियम देना होता है, 25 साल तक पॉलिसी मेच्योर होती है, लेकिन प्रीमियम सिर्फ 16 साल देना होता है। ठीक है। तो ठीक है। वहां पे लिखा होता है, और लिखा अगर ऐसा प्लान होता होगा तो लिखेगा वहां पे 25 16। ठीक है। हाँ समझ गया। तो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए ये यहाँ पे दो बार 12 लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है मिस्टर राम सेवक त्यागी, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, कस्टमर की उम्र लिखी हुई है, एक चीज लिखी हुई है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड लिखा हुआ है 14,15,000। ठीक है। ये जो सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी बॉन्ड हाँ की वैल्यू होती है। ये जो सम एश्योर्ड है वो जब पॉलिसी बॉन्ड की या पॉलिसी की वैल्यू होती है। ठीक है। ये एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके आधार पे प्रीमियम कैलकुलेट होता है, या जिसके आधार पे मेच्योरिटी कैलकुलेट होती है। तो इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड का मतलब वो अमाउंट जो कस्टमर को एश्योर किया गया है कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो सिंपल है, इसको हम्म ऐसे समझ सकते हो कि सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि पॉलिसी बॉन्ड की जो वैल्यू होगी, जो आपको मिलेगा, वो सम एश्योर्ड कहलाता है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम पेइंग पीरियड 12 साल, जो मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ईयर प्रीमियम लिखा हुआ है कस्टमर का। फर्स्ट ईयर प्रीमियम में मोड लिखा हुआ है, मोड सालाना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली लिखा हुआ है। बेसिक प्रीमियम प्लस जीएसटी लिखा हुआ है उसके अंदर। फर्स्ट ईयर प्रीमियम जहां लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। 1,27,534 विद जीएसटी, और जीएसटी में भी 4.5% लग रहा है। बेसिक प्रीमियम का, बेसिक प्रीमियम जो लिखा हुआ है 1,22,042 रुपए, उसका जब 4.5% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 5,492 रुपये। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जीएसटी ऐड करके टोटल प्रीमियम होता है 1,27,534 रुपये। 34 रुपये। फर्स्ट ईयर प्रीमियम थोड़ा कम होता है। उसके बाद नीचे जो एक कॉलम बना हुआ है उसमें लिखा है सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम्स। सब्सिक्वेंट का, ये हाँ, हाँ, ये मतलब सर ये हो गया ना सर, कि ये जो कमिंग ईयर्स में हम प्रीमियम भरेंगे उस पे जीएसटी कम हुआ है, राइट सर? राइट राइट, बिल्कुल राइट। सब्सिक्वेंट का मतलब हुआ कि तो सर एक बात समझ नहीं, पहले साल में 4.5 क्यों लगा है? गवर्नमेंट के कुछ नियम होते हैं, आईआरडीए के और गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं कि कि कौन सी चीज, किस चीज में कितना जीएसटी लगाना है, वो तो गवर्नमेंट सरकार तय करती है, उसमें हमारा सवाल जवाब नहीं होता है ना। तो सरकार तय करती हम्म। है कि कौन से प्रोडक्ट में कितना जीएसटी लगाना है, वो सरकार तय करती है। जैसे खाने के प्रोडक्ट में आपको पता है कि 18% जीएसटी है ना। सब में अलग अलग है सर, सब में, कईयों में 18 भी है, कई में 12% लग रहा है, अलग अलग हाँ लगा रखा है। हाँ, तो अलग अलग तरह का जीएसटी है। तो इसी तरह से इंश्योरेंस में ये जीएसटी है कि पहले साल में 4.5% लगेगा और दूसरे साल से 2.25% लगेगा। ठीक है। ठीक है। सब्सिक्वेंट का मतलब हुआ कि दूसरे साल से लेकर 12वें साल तक का प्रीमियम कितना होगा, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम्स। ठीक है। ओके। हम्म। तो सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम में तुम देख रहे होगे कि सालाना हो या हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम से थोड़ा सा कम है। ठीक है। हाँ
बिल्कुल। वो भी अब जीएसटी का जो रेट है वो कम हुआ है, वही पैसा है बस। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम हो या सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम हो, हाफ मंथली प्रीमियम देखो कितना लिखा हुआ है, 10,850 रुपीज, 10,850 दिख रहा है। हम्म। हाँ दिख रहा है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर, ये चीज गौर करने लायक है इसलिए दिखा रहा हूँ। मंथली से ईयरली शायद कम होना चाहिए, ईयरली कम रहेगा और बहुत ही मंथली ज्यादा शानदार, रहेगा। बहुत ही बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात बोली, यही मैं बताना चाह रहा था। 10,850। मैं समझ गया था सर जब, हाँ, जब देखा ना तभी समझ गया। जब कंपनी भी उसी हिसाब से ब्याज पे काम करती है ना सर, वो मंथली पे कर रहा है, इसका मतलब उसको सहूलियत ज्यादा दे रही है कंपनी, तो पैसा थोड़ा ज्यादा लेगी। 10,850 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कस्टमर अगर मंथली मोड में पॉलिसी पे करेगा तो उसको सालाना के हिसाब से देखो ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एक बार में पे कर देता तो 1,27,534 रुपए देने पड़ते, लेकिन मंथली की वजह से उसको एक हाँ। साल में इतना पे करना पड़ रहा है। ठीक है। मतलब 3,000 से ज्यादा अप्रोक्स उसको एक्स्ट्रा एक पे लाख करना पड़ रहा है। सत्ताईस हजार हाँ, 1,27,534, यानी 2,666 रुपए कम हुए। तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 1,27,534, तो लगभग 2% उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है कस्टमर। और एक्स्ट्रा देना पड़ा। हम्म। तो इसी तरह हाफ ईयरली में भी कस्टमर को अगर एक बार में पैसा दे देता है तो उसको कम प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन मंथली और क्वार्टरली का प्रीमियम सेम होता है। मंथली और क्वार्टरली का प्रीमियम हाँ। सेम होता है। तो अगर मंथली को क्वार्टरली यानी 3 महीने से मल्टीप्लाई किया जाए तो जितना यहाँ पे हम्म। लिखा हुआ है उतना ही अमाउंट आ रहा है, बत्तीस हजार ओके, पाँच सौ मतलब पचास वहाँ यहाँ 2% एक्स्ट्रा वो पे कर रहा है, लेकिन ईयरली और हाफ हाफ ईयरली। ईयरली में उनको बेनिफिट मिल रहा है। ईयरली और हाफ ईयरली में ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन मंथली और क्वार्टरली में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये नहीं चीज मिलेगा। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कस्टमर को हमें हमेशा मोटिवेट करना है कि वो ईयरली प्रीमियम दे या हाफ ईयरली प्रीमियम दे। हाफ ईयरली प्रीमियम जिससे उसका अमाउंट थोड़ा सा कम रहेगा, उसको एक्स्ट्रा उससे पे नहीं करना पड़ेगा। उससे कस्टमर का भी बेनिफिट है और एज अ एजेंट आपका भी बेनिफिट है। आपका क्या बेनिफिट है कि आपको जो कमीशन अमाउंट मिलेगा वो एक बार में ही थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है ना। तो ये ठीक बेनिफिट है। है कस्टमर एजेंट का भी और कस्टमर का भी। अब आगे ये जो डायग्राम बना हुआ है उसके उसको जरा देखते हैं एक बार। जी हमने सर। हमने जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने अपनी तरफ से मेच्योरिटी का अमाउंट कितना सेलेक्ट किया था। 20 लाख रुपए। तो सिस्टम ने 20,09,300 मेच्योरिटी देने के हिसाब से प्रीमियम ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर दिया कि कस्टमर को 1,27,534 रुपए साल में देने पड़ेंगे, और 12 साल में हम्म। 12 साल में उसको 20 लाख रुपए मेच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है। हम्म। लेकिन यदि मैं सेम मेच्योरिटी अमाउंट लेना चाहूं और प्रीमियम कम देना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए करना ये हाँ। पड़ेगा कि ये जो 12 साल का टर्म है उसको मुझे ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं इस 12 साल के टर्म की जगह कस्टमर को 35 साल का टर्म दे देता हूं और मेच्योरिटी हम्म। और मेच्योरिटी अमाउंट वही रखता हूं 20 लाख रुपए, ठीक है। तो देखिएगा अभी कि प्रीमियम कितना आ जाएगा। प्रीमियम कितना आ गया, अभी पीडीएफ शेयर करके बताता हूं मैं आपको। बताइए 12 यार, ये तो बहुत कम हो गया सर, 35 साल एक करने से। मैं वही डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं आपको, देखिए। हम्म। सालाना प्रीमियम लगभग 10 गुना कम हो गया कि नहीं हो गया।
बिल्कुल कम हो गया सर। और मैच्योरिटी का अमाउंट पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ज्यादा भी हो गया। यानी मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता था कि पॉलिसी का टर्म अगर हम बढ़ा दें और कस्टमर को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि सर आपको ज्यादा से ज्यादा समय के लिए पॉलिसी का जो समय है वो रखना चाहिए, उससे दो फायदे होंगे कि आपको पैसा भी ज्यादा रिटर्न में मिलेगा, आपको जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी कम से कम देना पड़ेगा, ठीक है, हम्म। और आपका जो इंश्योरेंस का कवर है, इंश्योरेंस की जो छतरी है वो आपके हाँ जीवन में लंबे समय तक रहेगी। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। कई बार यंग लोग मिलेंगे तुमको, तुम भी 30 साल के हो गए हो, तो 20 साल का व्यक्ति हो या 22 साल का व्यक्ति हो तुम्हारे सामने यंग ही कहलाएगा। तो हम्म। यंग लोग मिलेंगे 20-25 साल के, वो उतने दिमाग से मेच्योर होते नहीं है, तो वो कहेंगे कि नहीं मुझे इतनी लंबी पॉलिसी नहीं लेनी है, इतना लंबा लेके कोई फायदा नहीं है। तो उसको समझाना क्या है, उसको ये समझाना है कि भाई आज तुम्हारी उम्र मान लो 22 साल है, हम्म। तुम अगर 12 साल की पॉलिसी लेते हो तो ये पॉलिसी तुम्हारी 12 + 22 34 साल की उम्र में मेच्योर हो जाएगी। हाँ, क्या तुम्हें 34 साल की उम्र के बाद इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगेन बिल्कुल जरूरत पड़ेगी उसको। तो 34 साल की उम्र में अगर आप दोबारा इंश्योरेंस लेने जाओगे किसी कंपनी से, तो आपको उतने ही उसी इंश्योरेंस के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, जबकि यहाँ कम। यहाँ और कम चुकाना पड़ेगा। जो नए नए एजेंट बनते हैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको, हम्म। कि ज्यादा से ज्यादा वो एक दो लोगों से मिलते हैं या 5 लोगों से मिलते हैं, और अगर पांचों आदमियों ने उनको ये बोल दिया कि नहीं मुझे कम समय की पॉलिसी चाहिए, ज्यादा लंबी पॉलिसी नहीं चाहिए, तो फिर वो मुझसे आके कहने लगते हैं कि अरे सर कोई लंबी पॉलिसी ले ही नहीं रहा है, मार्केट में कोई पॉलिसी खरीद ही नहीं रहा है। उसके बाद ये कह के कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने जो बेसिक फंडा है क्या उसको समझाया था? क्या आपने, और 5 लोगों से ही मिल के डिमोटिवेट हो गए? मतलब 5 लोगों से मिले और पांचों ने मान लो ये कह दिया कि कम समय की पॉलिसी चाहिए, तो आपने क्या उनको कंसल्टेशन दी? जब मैं आपका प्रोफाइल बना रहा था तो आपको मैंने LIC एजेंट क्यों नहीं लिखा, LIC कंसल्टेंट क्यों लिखा? इंश्योरेंस कंसल्टेंट, क्योंकि वो पूरी इंश्योरेंस जानकारी दे। कंसल्टेंट। हाँ, इंश्योरेंस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है कि ये दवाएं आपके लिए बेहतर रहेंगी, सेम एग्जैक्टली exactly। हमें तो भी इंश्योरेंस उसी तरीके से बताना होता है। कल मैंने आपको दो शब्द बताए थे कि हमें कस्टमर को कन्विंस नहीं करना है, उसको प्रेरित करना है, इन्फ्लुएंस करना है, आकर्षित करना है अपनी तरफ। हम्म। तो आकर्षित जब तक नहीं होगा कोई सामने वाला, जब तक आपके पास बताने के लिए सही चीज होगी नहीं। यहाँ सामने जब आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दोगे तो वो अपने आप आकर्षित हो जाएगा और आपकी बात समझ जाएगा। क्योंकि जो नया नया हम्म। 20-25 साल के लड़के हैं, उन्हें नहीं मालूम है चीजों के बारे में, और तो नॉलेज उन्हें बताएगा कौन? ठीक है। बिल्कुल। तो पैसा ऐसे नहीं मिलता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तब पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको कस्टमर को बतानी है कि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए पॉलिसी ले। अब दोबारा से हम लोग अपने उस वाले प्रेजेंटेशन में आते हैं जिसमें प्रीमियम हमारा, कोई किसी भी प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। तो हम्म। मैं इस पे आ रहा हूँ जिसमें प्रीमियम कम है और पॉलिसी टर्म 35 साल का है। तो यहाँ पे फिर ठीक एक, है। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है उसको दिखा के आप कस्टमर को बड़े इजीली समझा सकते हो कि सर देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आपकी उम्र है 30 साल, सालाना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 12,061 रुपए, ठीक है। और उसके बाद हाँ, जब आपकी उम्र 65 साल की हो जाएगी तो आपको 20,23,125 रुपए मेच्योरिटी में मिल जाएगा। टोटल प्रीमियम आप, आ, सर हाँ, यहाँ पर लिखा है यू गेट लाइफ कवर उसके बारे में अभी चार बताता लाख हूँ। पंद्रह हजार
उसके बारे में अभी नीचे और ज्यादा डिटेल है, उससे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बीच बीच में कई बार मैं ये बात बोल दे रहा हूँ कि मैं बाद में बताऊंगा या अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, इसका कुछ कारण है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि किस स्टेज में कौन सी चीज दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी वजह से मैं आपको, मुझे मालूम है कि आप डेली ये चीजें बता रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये चीजें बाद में मेरे उपयोग में आएंगी। अभी मुझे दे देंगे वो खुराक, तो फिर वो दिमाग में लगेगी नहीं, कहीं और ही लगेगी। कहीं और लगेगी। तो सवाल पूछते रहो, सवाल पूछने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में जो चीज जरूरत की होगी वही बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल राइट सर, वही जरूरी है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है उसके नीचे ग्रीन कलर की पट्टी में टोटल प्रीमियम दिया हुआ है। तो टोटल प्रीमियम कस्टमर को देना है 4,13,329 रुपए। पूरे 35 साल में कितना प्रीमियम देना है वो सिस्टम ने अपने आप कैलकुलेट कर दिया है, 4,13,329 रुपए। और उसके बदले में कस्टमर को रिटर्न मिलेगा उसके जीरो और बैलेंस। हाँ, बोलिए। और सर, उस वाली फाइल में एक बार ओपन करना, उसमें कितना प्रीमियम जा रहा था? उसमें, हाँ वो भी आपको देखने लायक है, उसमें ज्यादा प्रीमियम जा रहा था। एक सेकंड। इसमें 15 लाख प्रीमियम जा रहा था। हम्म। रिटर्न में कितना फर्क है ये, देखो। ओ हो, ये तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। ठीक है। जब इस बात का हम्म। एहसास आपको हो रहा है तो क्या इस बात का एहसास कस्टमर को नहीं हो जाएगा जब आप उसको ठीक से समझाओगे। बताओ, 15 और कहाँ 4 लाख रुपए अप्रोक्स सर, पूरा पूरा 11 लाख रुपए का अंतर हो गया। और अमाउंट वो बस ये था कि बस टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होने से कई चीजें फायदेमंद है कि कस्टमर भी आपके साथ बहुत साल तक जुड़ा रहेगा, और कस्टमर के ऊपर हम्म। इंश्योरेंस, कस्टमर का इंश्योरेंस भी बहुत सालों तक रहेगा। बिल्कुल। ये तो सोचना चाहिए सब लोगों को, ये बात तो ठीक है। उस सोचने के लिए हम लोग हैं ना, कस्टमर नहीं सोचता है, हमें सोचने पे मजबूर करना पड़ता है, उसी सोचने पे मजबूर करने के लिए पैसा मिलता है। हम्म। तो उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है टैक्स कितना कस्टमर सेव करेगा 5% स्लैब के हिसाब से। तो 5% स्लैब के हिसाब से कस्टमर सेव करेगा हम्म। 21,000, पूरे 35 साल में सेव करेगा कस्टमर, ठीक है। हम्म। हम्म। नीचे लिखा हुआ है कि कस्टमर का सम एश्योर्ड है 4,15,000 रुपये, और कस्टमर को बोनस हम्म। भी मिल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो। कस्टमर को, हम्म। कस्टमर खुद अपनी तरफ से 12,000 रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा है हर साल, लेकिन एलआईसी उसकी पॉलिसी में हर साल कितना ऐड कर रही है बोनस के रूप में? 18,675 अठारह हजार इतना छह ऐड कर रही है पर मंथ, पर पर ईयर। ईयर के हिसाब से। यानी जितना कस्टमर खुद दे रहा है उससे 6,000 रुपए ज्यादा ऐड कर रही है, 6,675 रुपए एलआईसी अपनी तरफ हम्म। से ज्यादा ऐड कर रही है 35 साल तक। और उस ऐड करने की वजह हम्म। से पूरे 35 साल में उसका जो बोनस बन रहा है वो 6,53,625 रुपये बोनस बन रहा है। हम्म। और फाइनल एडिशनल बोनस बन रहा है कस्टमर का। फाइनल एडिशनल बोनस का मतलब होता है पॉलिसी के अंतिम साल में जो, सर। तो मैं बता रहा था कि पॉलिसी, नहीं, अभी नहीं तो। पॉलिसी के ये अंतिम सर। साल में, मैं बता रहा था कि पॉलिसी के अंतिम साल में जो बोनस दिया जाता है उस बोनस को कहते हैं फाइनल एडिशनल बोनस। तो हम्म। नीचे लिखा हुआ है। तो ठीक फाइनल है। एडिशनल बोनस के अंदर लिखा हुआ है 2,300 रुपए पर 1,000 ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब इसका ये होता है कि अगर सम एश्योर्ड 1,000 है तो कस्टमर को जो फाइनल एडिशनल बोनस का मिलेगा वो 2,300 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो 400, हम्म। तो 4,15,000 अगर सम एश्योर्ड होता तो कस्टमर को फाइनल एडिशनल बोनस कितना मिलेगा? तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं
कहाँ गया, हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि 1,000 के ऊपर 2,300 है, ठीक है। तो 4,15,000 के ऊपर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 415 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9,54,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। हम्म। तो ये बोनस लिखा हुआ है 9,54,500। तो अब टोटल जो मेच्योरिटी मिलेगी वो कस्टमर को वो कैसे कैसे मिलेगी, एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी आफ्टर 35 ईयर्स, यानी 35 साल के बाद क्या क्या मेच्योरिटी मिलेगी। सबसे पहले जो कैलकुलेट होगा वो सम एश्योर्ड कैलकुलेट होगा, 4,15,000। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट होगा जो टोटल बोनस है पूरे 35 साल का, 6,53,625 रुपया जो अभी आया था, ठीक है, हाँ ठीक है। 6,53,625। और उसके बाद कैलकुलेट होगा ये जो फाइनल एडिशनल बोनस अभी कैलकुलेट हुआ है, 9,54,500। 500। 9,54,500 ये सारा कैलकुलेट होके बन गया 20,23,125। हम्म। और वही अमाउंट जो मैच्योरिटी में अभी डायग्राम में दिखा हुआ है वो कस्टमर को मिलेगा 35 साल के बाद, मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से राइट। मैच्योरिटी, इस तरह से मैच्योरिटी का अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो ये तो वो अमाउंट हुआ, मैच्योरिटी का अमाउंट का मतलब ये हुआ कि ये वो अमाउंट है जो कस्टमर अगर जीवित है तो जीवित रहने की स्थिति में उसको मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस में बात होती है कि यदि कस्टमर की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा, इस बारे मिलेगा। इस बारे में भी बात होनी चाहिए। तो उस बारे में बात करने के लिए जो नीचे टेबल बना हुआ है, बेनिफिट एंड कवरेज टेबल, हम्म। इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए कस्टमर की डेथ हो जाती है 50 साल की उम्र में। ठीक है। तो इस टेबल के अंदर 4-5 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले कॉलम में उम्र लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कि कस्टमर को कितना साल में प्रीमियम देना है, तीसरे कॉलम हम्म। में लिखा हुआ है कि नॉर्मल कवरेज कितना होगा, चौथे कॉलम में लिखा है कि एक्सीडेंटल कवरेज कितना होगा, पांचवें कॉलम में लिखा हम्म। हुआ है कि लोन कितना मिलेगा, उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न कितना मिलेगा। जी। नॉर्मल कवरेज का मतलब होता है कि कस्टमर की अगर नेचुरल डेथ होती है, किसी नेचुरल या साधारण तरीके से कोई मृत्यु होती है तो उसको नॉर्मल कवरेज की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे किसी बीमारी से मृत्यु होना, या किसी बाढ़ में मृत्यु होना, या किसी भूकंप में मृत्यु होना, या ऐसी किसी भी कारण से मृत्यु होना जो नेचुरल डेथ कहलाता है, ठीक है। ओके ठीक है। और एक्सीडेंट का मतलब तो एक्सीडेंट ही होता है, किसी भी एक्सीडेंट से डेथ होना, हाँ। ठीक है। ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाना, हम्म। या बस से एक्सीडेंट हो जाना, या मोटरसाइकिल से या कार से एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कस्टमर हम्म। की डेथ 50 साल की उम्र में हो जाती है, तो नेचुरल डेथ हम्म। के वाले कॉलम में लिखा हुआ है कितना अमाउंट, कितना लिखा, 8,48,675 रुपये नॉर्मल में। और एक्सीडेंटल में 12,63,675, यानी 75 रुपये। ये इन दोनों में से कोई एक अमाउंट जिस कारण से कस्टमर की मृत्यु हुई वो अमाउंट उसके नॉमिनी को, नामिती को मिल जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा था कि लाइफ कवर लिखा हुआ है 4,15,000 से लेके 20,30,125 रुपए का, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे नेचुरल डेथ वाले केस में सबसे ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो कितना अमाउंट लिखा है, 4,33,675 रुपये। और एक्सीडेंटल डेथ वाले कॉलम में सबसे नीचे कितना लिखा हुआ है, 20,23,125, ठीक है। हम्म। यानी ये रेंज लिखा हुआ है कि इस रेंज में कस्टमर को इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ठीक है ना।
हाँ समझ गया, अब वो एज के हिसाब से है, किस एज में कितना मिलेगा वो समझ गया, ये तो आगे समझ गया। हाँ, तो बात समझ में आ गई होगी कि ये इंश्योरेंस कवर कस्टमर को मिलेगा। यस सर। तो कभी भी कस्टमर को जब एग्जाम्पल आप दो, तो इस तरह से बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए कि सर अगर 50 साल की उम्र में आप मर जाते हो या आपकी डेथ हो जाती है, या आप, मतलब इस तरह के शब्द वर्ड यूज नहीं करने हैं। हम्म। कस्टमर को ये बोलना है कि सर किसी कारण से अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या कोई अ, अनचाही घटना हो जाती है आपके साथ, तो इस तरह के शब्द यूज करना है जिससे कि कस्टमर को आप लगो कि आप रेस्पेक्ट दे रहे हो उसको। तो हमेशा कस्टमर को रिस्पेक्ट हम्म। देकर बात करनी है, चाहे वो कस्टमर चपरासी ही क्यों ना हो, चाहे वो कस्टमर नीचे से नीचे रिक्शा चलाने वाला ही क्यों ना हो। ठीक है। बिल्कुल सर। ग्राहक भगवान की तरह है। हमारे पीछे, आपके पीछे जो फोटो लगा हुआ है, उन्होंने भी ग्वाला बन के इस धरती पे अवतार लिया था, जी सर। यादव बन के। तो आ, उन्होंने ऐसी जाति में अवतार लिया, ये बताने के लिए अवतार लिया यादव जाति में, कि यादव जाति में भी अवतार लेकर लोग अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए यादवों को फिर सम्मान मिलना शुरू हुआ। तो भगवान भी अवतार इसीलिए लेते हैं कि समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, उसको दूर की जाए। ठीक है। तो मार्केटिंग में भी बहुत जी चीजें, सर। भगवान की चीजें यूज होती हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े सेल्समैन थे दुनिया के। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा सेल्समैन कोई नहीं था। ये, ये सही बात है सर। और भगवान श्री कृष्ण जो गीता लिख डाली, जो गीता बोली है, उस गीता में जितने भी चीजें हैं, वो अगर हम यूज करें तो सबसे बड़े सेल्समैन बन जाएंगे। ठीक है। जैसे धीरे कर धीरे सीखेंगे सर। जैसे कर्तव्य, जैसे वो लिखा हुआ है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन न कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठा कर्मणि। मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा करो लेकिन चिंता मत करो। इच्छा और चिंता में बहुत अंतर है। फल की हम्म। इच्छा करो, फल की इच्छा करते हुए ही काम करो, क्योंकि जब तक फल की इच्छा नहीं करोगे तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर फल ना मिले टाइम से, समय पे फल ना मिले, तो ज्यादा चिंता मत करो, टेंशन मत। हम्म। ठीक है। यही भगवान ने बताया है। तो इससे बड़ा लेसन क्या है मार्केटिंग का, है ना। मार्केटिंग में आप इंश्योरेंस करने के लिए 10 लोगों से मिलोगे, 10 के 10 आदमी पॉलिसी नहीं ले लेंगे आप। ना, ये बताए। ठीक है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, हर दिन एक नए व्यक्ति से मिलना है। ठीक है। बस। और लास्ट में फिर यहाँ पे आपका नाम, एजेंट का नाम, एजेंट का, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, उसका एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और चाहो तो अपनी फोटो भी लगा सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन सही है। कंप्लीट इस तरह से ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। और कस्टमर को जब आप ये भेजोगे तो वो थोड़ा इम्प्रेस होगा, और फिर आपसे पॉलिसी लेने के लिए तैयार होगा। तो हालांकि एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे भी धूर्त और चालाक लोग हैं दुनिया में, जो प्रेजेंटेशन आपसे ले लेते हैं और पॉलिसी करा लेते हैं कहीं और। ठीक है। हम्म। हालांकि हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, ये चीज हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल चीज है। हम इसको सीख के, ट्रेनिंग लेके इसको हम किसी को भेज रहे हैं। ठीक है। तो ट्रेनिंग लेके जब हम किसी चीज को भेजते हैं, ट्रेनिंग लेके हम किसी चीज को जब किसी को बताते हैं, तो तुरंत प्रेजेंटेशन भेजने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर को बोलो कि सर सबसे पहले आप मुझसे मिलने के लिए टाइम निकालिए, थोड़ी 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा मैं आपसे मिलूंगा। और जब तक मिलूंगा उसके बाद ही मैं ये आपको प्रेजेंटेशन दूंगा। मिलने से पहले ये प्रेजेंटेशन देना हम लोग को अलाउड नहीं है। ये प्रेजेंटेशन हमें हम्म। बिना मिले अलाउड नहीं है। ठीक है।
हाँ, उससे थोड़ा सा ये भी पता लग जाता है, सामने फेस टू फेस मिलेंगे तो किसके मन में है क्या एक्चुअल में। फेस टू फेस मिलने के लिए आप कस्टमर को इस तरह से भी फेस टू फेस मिल सकते हो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाँ हाँ। ऑनलाइन मीटिंग का इस जो एक स्किल है वो भी डेवलप करना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए मैं अभी इतना ही रखूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना इसलिए ठीक है। रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा न्यू एंडोमेंट के अलावा जो और भी जो प्लान्स हैं इसके अंदर, जैसे जीवन आनंद है या जीवन लाभ है, उसके ऊपर बनाना सीखिए अपने अपने खुद से। ठीक है, ठीक है। हम्म। अलग अलग उदाहरण लेके बनाइए, कभी अपने ऊपर बनाइए, कभी भाभी जी के ऊपर बनाइए, कभी बच्चे के ऊपर बनाइए, कभी अपने घर के किसी दूसरे सदस्य के ऊपर बनाइए, और बना के सीखिए। हम्म। ठीक है, और ठीक है। उसके अलावा जिस लड़के को आपको पॉलिसी देनी है उसका डेट ऑफ बर्थ आप मुझे भेजिए, और उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं देखूंगा कि कौन सी बेस्ट पॉलिसी उसके लिए हो सकती है। तो पहले मैं उसका प्रेजेंटेशन खुद बनाऊंगा और खुद बना के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। डन डन। और सोमवार को आपका एजेंसी कोड जनरेट होगा, और एजेंसी कोड जनरेट होने के एक्चुअली 24 घंटे के बाद ऑनलाइन पॉलिसी वाला जो हमारा पोर्टल है उस पे रजिस्ट्रेशन होता है। तुरंत नहीं हो पाता है, कुछ टेक्निकल रीजन है उसका, तुरंत नहीं होता है। तो हम्म। मंगलवार को, ट्यूसडे को हम लोग उस लड़के की पॉलिसी करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, और इसी तरह से ऑनलाइन बैठ के हम लोग उसको देखेंगे कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम सीखेंगे भी और करेंगे भी। ठीक है, कर देंगे उसकी, ट्यूसडे को शुभारंभ कर देंगे हम फिर। हाँ। हमारा ये काम हो जाता है, मैंने उससे डॉक्यूमेंट्स वो ऑलरेडी दे चुका है मुझे। हम्म तो कर पेमेंट का है, तो पेमेंट का मैं उससे बोल दूंगा कि आपकी पॉलिसी जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके बारे में बता दिया उसको मैंने, कि जो मेरे सीनियर हैं वो मुझे अभी एजुकेट कर रहे हैं, मैं तुम्हें कोई गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो हम्म धीरे धीरे जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगेगा आपके लिए, जो मैं कर सकता हूँ, वो अवेलेबल करवाएंगे हम आपके लिए। बिल्कुल। और उसका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास आया होगा वो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, वो मैं हाँ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, तो वो आप ट्यूसडे को करके फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे सीख के करते चलेंगे सर। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे अपना संडे आप व्यतीत करिए, लोगों से बात करके व्यतीत करिए। कम से कम एक या दो या तीन नए व्यक्ति से इंश्योरेंस के बारे में बात करिए, और कभी भी बात करिए तो एक बात जरूर ध्यान रखिए कि डायरी मेंटेन करना जरूरी है। मतलब, और हम्म। डायरी में क्या क्या चीजें आप लिखेंगे, मैं एक बार आपको शो लिख के बता देता हूँ। होल्ड करना। डायरी बनाने के लिए तुम चाहो तो एक्सेल शीट भी बना, कंप्यूटर पे एक्सेल शीट बना सकते हो तो वो भी बना सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक्सेल शीट बनाते हो या सिंपल डायरी पे लिखते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं एक एक्सेल शीट अभी शो कर रहा हूँ। होल्ड करना। हाँ, जैसे ये एक्सेल शीट दिखाई दे रही होगी, हम्म। इसमें यहाँ पे आप सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, नेम। ठीक है, उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। हम्म। उसके बाद, हाँ सॉरी, उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर लिखने के बाद प्लान सजेस्टेड, कौन सा प्लान आपने उसे सजेस्ट किया। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि शॉर्ट एड्रेस क्या है उसका। शॉर्ट में एड्रेस लिख देंगे, ज्यादा लंबा नहीं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, नई दिल्ली, ऐसे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे लास्ट रिस्पॉन्स।
ओके ठीक है। और लास्ट रिस्पॉन्स के बाद लिखेंगे लास्ट रिस्पॉन्स डेट क्या थी उसकी। लास्ट रिस्पॉन्स डेट, अब इसका मतलब समझाता हूँ एक सेकेंड जल्दी से आपको। हम्म। जैसे मैंने नाम लिखा राम सेवक त्यागी, हम्म। फिर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया राम सेवक त्यागी का। उसके बाद मैंने प्लान जो सजेस्ट किया, जैसे मैंने आपको प्लान सजेस्ट किया 914 35 12 12 12, हाँ जो जो भी 35 16। 35 ठीक 35 है। शॉर्ट ठीक एड्रेस है। मैंने लिख दिया आपका, मान लीजिए नोएडा सेक्टर जो भी है 21 22 23, ठीक है। ठीक है। उसके बाद लास्ट रिस्पॉन्स मैंने लिख दिया। लास्ट रिस्पॉन्स आपने मान लो बोला कि चलो मैं प्लान देख के आपको रिस्पॉन्स करूंगा या प्लान देख के बताऊंगा, या मैं अपने फैमिली में डिस्कस करके अपनी वाइफ से डिस्कस करके बताऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिख सकते हो, कस्टमर विल रिस्पॉन्ड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ओके ठीक है। और लास्ट रिस्पॉन्स की डेट क्या है वो भी लिखना जरूरी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 16 अप्रैल हम्म 2023। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास एक डायरी मेंटेन हो जाएगी और आपको याद रहेगा कि लास्ट कस्टमर से मैंने क्या बात की थी, ठीक है, और लास्ट कौन सी डेट पे हमने उससे बात की थी, ठीक है। उसी हिसाब से वर्क भी कर सकते हैं कि क्योंकि कुछ टाइम बाद बोल। क्योंकि धीरे धीरे जब कस्टमर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो आप भूल जाओगे कि लास्ट में हमने कस्टमर से क्या बात की थी। और कस्टमर इस ठीक कह रहे बात हैं। और हाँ, और कस्टमर इस बात से इम्प्रेस होता है कि सामने वाले को याद है कि उससे क्या बात हुई थी, और आपके पास एक बात करने का एक बहाना भी होता है कि सर आपने लास्ट टाइम ये बोला था, लास्ट टाइम वो बोला था, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से डायरी मेंटेन करो, चाहे रिटर्न में अपनी लिखित में मैनुअल डायरी मेंटेन करो या एक्सेल शीट मेंटेन करो, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मेंटेन जरूर करो, ठीक है। और उसके अंदर ओके। हाँ, और उसके अंदर ये जो चीजें मैंने बताई हैं वो जरूर ऐड करना चाहिए। मैं एक बार मैंने स्क्रीन इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है जिससे कि मैं कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे डेटा मेंटेन कर सकूं। वेरी गुड, मैं स्क्रीनशॉट भेजने लग रहा था, आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम्म इस तरह से हमें काम करना है। जब इस तरह से आप काम करेंगे तो आपको एफर्ट नहीं लगेगा, आपके पास लोग अपने आप धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जब गायक होता है कोई, वो जो गायक अगर बहुत ज्यादा दम लगा के गाना गा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा गायक नहीं है, यानी उसने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर गायक प्रैक्टिस करते हम्म करते ऐसे गा रहा है कि बिल्कुल एफर्टलेस होके गा रहा है, मस्ती में गा रहा है, तो वो गायक अच्छा होता है ना। तो उसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस ऐसी रखनी है कि सामने वाला आदमी आपसे खुद आके पॉलिसी ले, आपको खुद ना जाना पड़े, हम्म बहुत ज्यादा उसके पीछे भागना ना पड़े, ठीक है। राइट राइट बिल्कुल। तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है, और अगले सेशन में मिलते हैं और आगे की कार्रवाई फिर करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। सर फिर आप मेरा मंडे को वर्क करवाइए वो वाला, फिर ट्यूसडे को सर बात करते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ट्यूजडे को बात करते हैं, और आप मुझे आईडी भेज दीजिए कस्टमर का, ठीक है। ठीक है। डन सर। चलो, ओके। ओवर एंड आउट, टेक केयर, बाय बाय। बाय।